नहीं रह सकते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। चलिए अब हम शरीर के उन अंगों की बात करेंगे जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तब ये हमारे नॉस्ट्रिल्स में से नेजल कैविटी में चले जाती है। नेजल कैविटी से वायु वेंट पाइप या श्वास नली में जाती है, जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। फिर वायु दो छोटी ट्यूब्स में चले जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ये हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। आपको पता है, फेफड़े चेस्ट कैविटी में होते हैं। ये कैविटी रिब्स या पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी मांसल चादर की तरह संरचना जो डायफ्राम कहलाती है, वह चेस्ट कैविटी को आधार प्रदान करती है। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन में डायफ्राम और रिब केज या पंजर की गति भी शामिल होती है। चलिए इसकी प्रक्रिया को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। हम एक बड़ी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेंगे, फिर हम इसका नीचे का तल निकाल देते हैं। एक रबर कॉर्क लेते हैं, साथ ही हम एक वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब और दो बगैर फूले गुब्बारे लेते हैं। ट्यूब के बटे हुए दोनों भागों के मुंह पर गुब्बारों को अच्छे से लगा देते हैं। अब हम बॉटल को कॉर्क से अच्छे से बंद कर देते हैं। कॉर्क में एक छेद करेंगे और ट्यूब का खुला सिरा उस छेद में से बॉटल के बाहर निकाल देंगे। अब हम पतली रबर शीट को बॉटल के तले पर कसकर बांध देंगे, जिससे उसमें से हवा अंदर नहीं आ सके। अब हम इस रबर शीट को खींचते हैं। देखिए, गुब्बारों में हवा भर रही है। अब शीट को बॉटल के अंदर धकेलते हैं। देखिए, गुब्बारों से हवा निकल गई है। यहां पर बॉटल हमारे शरीर की तरह है। हमारे शरीर में खाली जगह या कैविटी होती है जो हवा से भरी होती है। ये बॉडी कैविटी कहलाती है। रबर शीट डायफ्राम की तरह कार्य करती है, जो कि हमारी बॉडी कैविटी को दो भाग में बांटता है। ऊपरी भाग चेस्ट कैविटी है, हमारे चेस्ट के अंदर का खाली भाग जहां पर लंग्स मौजूद रहते हैं। हमारे शरीर में चेस्ट कैविटी एक पिंजरे की तरह की संरचना से सुरक्षित रहती है, जो कि हड्डियों से बना रहता है, जो रिब केज या पंजर कहलाता है। फिर गुब्बारे क्या हैं? हाँ, गुब्बारे चेस्ट कैविटी में मौजूद लंग्स की तरह हैं। चलिए देखते हैं कि गुब्बारे कैसे फूलते हैं। जब रबर शीट को बाहर की ओर खींचा जाता है, तब बॉटल के अंदर जगह बढ़ जाती है और उस बॉटल में मौजूद हवा हल्की हो जाती है। इससे गुब्बारों पर हवा का दबाव कम हो जाता है, तो बाहर की घनी हवा ट्यूब के बाहर निकले हुए मुंह से ट्यूब में प्रवेश करती है और ट्यूब होते हुए गुब्बारों के अंदर तेजी से चले जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है। बॉटल से बाहर निकली हुई ट्यूब हमारे नॉस्ट्रिल्स की तरह होती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, तो इससे चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे रबर शीट को बाहर की ओर खींचने से बॉटल के अंदर की जगह बढ़ जाती है। हमारे शरीर में वायु नॉस्ट्रिल्स से प्रवेश करती है। फिर ये वायु एक पाइप से गुजरती है जो विंड पाइप कहलाता है, वैसे ही जैसे कि हमने इस प्रयोग में देखा था। वायु पाइप के दोनों हिस्सों में जाती है जो ब्रोंकाई कहलाते हैं। जैसे प्रयोग में पाइप के दोनों हिस्सों में जाती है और आखिर में वायु लंग्स में पहुंचती है, जिससे कि लंग्स फूल जाते हैं। जब हम शीट को धकेलते हैं या डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, बलून्स या लंग्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। यानी कि वायु जिस रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, यानी कि लंग्स से ब्रोंकाई में, फिर विंड पाइप में, फिर नेसल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा शरीर से बाहर। एक बार फिर से देखते हैं। ऑक्सीजन से भरी वायु शरीर में लेने को
इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के दौरान रिब्स ऊपर की ओर बाहर की ओर बढ़ती है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और वायु लंग्स में जाकर लंग्स को फुला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरे वायु को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन में रिब्स नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती है, चेस्ट कैविटी घट जाती है और वायु लंग से बाहर निकल जाती है। एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन बराबर 1 ब्रीथ, यानी कि एक बार सांस लेना। एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे ब्रीदिंग रेट या श्वसन दर कहते हैं। आराम की स्थिति में एक व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। दौड़ने